हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं लेजिस्लेचर ऑफ नेपाल। बेसिकली हमने प्रीवियस वीडियो में नेपाल के लेजिस्लेचर के बारे में देख लिया था, उसका स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन देख लिया था एंड कुछ पावर्स एंड फंक्शंस देख लिए थे। तो आज हम उसी चीज को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। हम यहाँ पर उसके पावर्स एंड फंक्शंस जो बच गए थे, वैसे मेनली एक ही पॉइंट बचा था तो वो कवर करेंगे। आफ्टर दैट हम नेपाल के प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, So without wasting any more time, let's get into that. So as I told you कि हमने previous video में कुछ powers and functions cover कर ली थी। तो अगर आपको याद हो तो हमने ये power of impeachment यहाँ तक cover कर लिया था in the previous video, ठीक है। And आज हम उसके आगे further continue करेंगे। So हम basically सबसे पहले अभी क्या देख रहे हैं, powers and functions of the Nepal's legislature, ठीक है। तो वो चीज हम cover कर रहे हैं। So हमारा एक और point बचा था, that is dissolution of the parliament, ठीक है। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं पावर्स ऑफ फंक्शंस क्या है नेपाल की लेजिस्लेचर की। तो यहाँ पर क्या पावर आई है हमारी नेक्स्ट, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेपाल के प्रेसिडेंट है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं अगर प्राइम मिनिस्टर रेकमेंड करते हैं तो, ठीक है। मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को डिसॉल्व कर देना चाहिए, तो ऐसे में जो नेपाल के प्रेसिडेंट है वो डिसॉल्व कर सकते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है। और फिर डिसॉल्यूशन के बाद क्या होता है, नए इलेक्शंस फिर से होते हैं, ठीक है। अब पार्लियामेंट को कब डिसॉल्व किया जा सकता है वो देख लेते हैं। तो पार्लियामेंट को तब डिसॉल्व किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी लूज कर देती है और ऐसे में कोई भी अदर पार्टी जो है गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाती है, तो ऐसे में जो है पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है। या फिर अगर कोई पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया और पार्लियामेंट अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही है, अपने जो फंक्शंस है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में भी पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जा सकता है। या फिर अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीतने में फेल हो जाते हैं तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है कि हमें आप पे विश्वास है, हमें आप पे बिलीफ है। मतलब प्राइम मिनिस्टर जो भी एक्शन ले रहे हैं उस पे विश्वास है, उस पे बिलीफ है, तो वो चीज हुई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। बट अगर मुझे कुछ भी सस्पिशियस लगता है या कुछ भी डाउटफुल लगता है प्राइम मिनिस्टर के एक्शंस में या किसी भी चीज में, तो ऐसे में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी पास किया जा सकता है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर बोली गई है। तो पार्लियामेंट को कब डिसॉल्व किया जा सकता है कि अगर गवर्नमेंट मेजॉरिटी लूज कर देती है तो, और कोई भी अदर पार्टी जो है गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पा रही है, या फिर कोई पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ और ऐसे में पार्लियामेंट अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही है, या फिर पार्लियामेंट जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीतने में फेल हो गए, तो ऐसे में जो है पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो इलेक्शंस में किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली और ऐसे में कोलिशन भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। कोलिशन मतलब होता है गठबंधन वाली सरकार। दैट मीन्स अगर किसी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही तो दो पार्टी मिलकर भी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। बट हमने क्या बोला कि क्लियर मेजॉरिटी भी नहीं मिली एंड ना ही कोई पार्टी जो है कोएलिशन फॉर्म कर पा रही है, तो ऐसे में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसे डिसॉल्व किया जा सकता है एंड नए इलेक्शंस जो है वो वापस से हो सकते हैं। तो ये चीज हमने यहाँ पर बात करी। तो हियर इज द कंक्लूजन। हमने 5 पावर्स ऑफ फंक्शंस तो जो है प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए थे। सो इन केस अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाइए एंड वो वीडियो देखिए सो दैट आपको सारी पावर्स एंड फंक्शंस क्लियर हो जाए, ठीक है। बट फिर भी एक बार कंक्लूजन में हम समरी में ब्रीफ में देख लेते हैं कि बेसिकली क्या क्या पावर्स एंड फंक्शंस हमने देखे नेपाल के लेजिस्लेचर के, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या पावर्स ऑफ फंक्शंस देखे कि उसका काम क्या होता है, लॉज बनाने का, बजट को अप्रूव करने का, गवर्नमेंट पे स्क्रूटिनी करने का, दैट मीन्स मॉनिटर करने का, चेक रखने का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स लाने हैं तो वो वाला, ठीक है। या फिर किसी ऑफिशियल्स को या किसी भी ऑफिसर को, जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनको रिमूव करने का, जिसको हमने बोला था एक वर्ड दिया था दैट इज इम्पीचमेंट, ठीक है। तो वो चीज हमने यहाँ पे बोली। उसके बाद हमने आज लास्ट ये फीचर देखा दैट इज डिसॉल्विंग पार्लियामेंट। तो ये सारे जो है कहीं ना कहीं किसके फंक्शंस एंड पावर्स है, तो नेपाल के लेजिस्लेचर के। तो वो चीज हमने यहाँ पर बात करी। आई होप आपको पावर्स एंड फंक्शंस एकदम अच्छे से क्लियर हुआ। बट फिर भी अगर कोई भी आपको डाउट्स रहते हैं देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ पर हमारे पावर्स एंड फंक्शंस तो होते हैं कंप्लीट। अब हम बात करते हैं अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल के प्रेसिडेंट के बारे में हम बात करते हैं। सो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में दैट हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल, जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज।
वैसे इससे कुछ लेना देना नहीं है, बट जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज यू आर गोइंग टू टेल मी दैट हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं कि जो नेपाल में प्रेसिडेंट है तो वहां पर उनका इलेक्शन कैसे होता है, क्या इलेक्शन प्रोसेस रहता है, तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। तो नेपाल के जो प्रेसिडेंट है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, जो किससे कंसिस्ट करता है, तो जो कंसिस्ट करता है मेंबर्स ऑफ फेडरल पार्लियामेंट दैट इज बोथ द हाउसेस एंड मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। अब इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि इलेक्टोरल कॉलेज मतलब हो गया एक काइंड ऑफ ग्रुप, ठीक है, जो कि इलेक्ट करेगा नेपाल के प्रेसिडेंट को। अब उस ग्रुप में कौन कौन लोग आ जाएंगे, ठीक है, तो उस ग्रुप में मैं बोल रही हूँ अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों के मेंबर्स आ जाएंगे, ठीक है, और जितनी भी प्रोविंशियल असेंबलीज है उसके मेंबर्स भी आ जाएंगे उस ग्रुप के अंदर, मतलब उस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर। अगर आपको याद हो तो हमने बोला था नेपाल में 7 प्रोविंसेस है, ठीक है, तो वहां पे जो प्रोविंशियल असेंबलीज है उसके मेंबर्स भी इस इलेक्टोरल कॉलेज में आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आओ कि प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट कर रहे हैं, तो एक इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट कर रहा है, और उस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन कौन आ रहे हैं, तो बोथ दी हाउसेस दैट मीन्स अपर एंड लोअर हाउस के मेंबर्स, उसके अलावा प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब वहां पे वोटिंग सिस्टम कैसे होता है वो चीज हम देखते हैं कि कैसे वोट किया जाता है, क्या सब होता है वो चीज। तो वोटिंग सिस्टम में क्या होता है, वहां पर अ वेटेड वोट सिस्टम इज यूज्ड। वेटेड वोट सिस्टम मतलब क्या है पहले वो समझ लेते हैं। तो वेटेड वोट सिस्टम मतलब क्या होता है कि हर एक वोटर की जो वोट की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। दैट मीन्स सपोज करो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दैट मीन्स एमपीज जो होते हैं उन्होंने अगर उनका एक वोट डाला तो सपोज करो उनके एक वोट की वैल्यू 79 पॉइंट्स की इक्वल है, बट वहीं पे अगर प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर ने वोट डाला तो उनकी जो वैल्यू है, उनके वोट की जो वैल्यू है वो 48 पॉइंट्स की इक्वल है। तो यहाँ पर ये काउंट नहीं करा जाएगा कि किसके पास कितने वोट आए, यहाँ पर ये काउंट करा जाएगा कि किसके पास ज्यादा पॉइंट्स आए। दैट मीन्स अगर सपोज करो 10 वोट मिला के मेरे 100 पॉइंट्स हो जाते हैं, ठीक है, बट वहीं पे दूसरे के 10 वोट्स मिला के 50 पॉइंट ही होते हैं बिकॉज उनके वोट की वैल्यू कम थी, ठीक है। तो यहाँ पर जीतेगा कौन, वो 100 पॉइंट्स वाला जीतेगा। हालांकि इसके में भी क्या पता 10 से ज्यादा वोट्स भी हो, सपोज करो इसके 20 वोट्स है बट 20 वोट्स को मिला के भी वैल्यू जो है 80 हो रही है, तो ऐसे में पॉइंट्स किसके ज्यादा है, 100 पॉइंट्स वाले ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे में वो 100 पॉइंट्स वाला जीतेगा। तो यहाँ पर वेटेड वोट सिस्टम यूज किया जाता है, मतलब अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर की वोट की वैल्यू, ठीक है, तो वो चीज हमने यहाँ पर बोली, ठीक है। सो अब अगर हम बात करें नेपाल के प्रेसिडेंट के टेन्योर की तो दैट इज 5 years, ठीक है, 5 साल तक नेपाल के प्रेसिडेंट अपना ऑफिस होल्ड करते हैं। बट यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई दैट इज रिन्यूएबल ओनली वंस, कि वो जो प्रेसिडेंट है वो अगर वापस से री इलेक्ट होना चाहते हैं तो वो एक बार और हो सकते हैं, मतलब एक और बार इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं एंड प्रेसिडेंट बन सकते हैं, बट उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो दैट इज व्हाट रिन्यूएबल ओनली वंस मींस, ठीक है। नाउ लेट्स सी द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, कि पावर्स ऑफ फंक्शंस क्या है प्रेसिडेंट के पास, नेपाल के प्रेसिडेंट के पास। सो फर्स्ट पावर आती दैट इज सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट। मैंने आपको हेड ऑफ द स्टेट का मीनिंग बहुत बार पहले भी बता रखा है, बट एक बार मैं फिर से बता देती हूँ ब्रीफ में। तो हेड ऑफ द स्टेट वो होते हैं जिनके पास नेम सेक पावर्स होती है, जिनके पास नॉमिनल पावर्स होती है। नेम सेक पावर्स मतलब क्या हो गया, या नॉमिनल पावर्स मतलब क्या हो गया, नाम की पावर्स है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको पेपर में बहुत सारी पावर्स जो है ग्रांट कर रखी है, दे रखी है, बट एक्चुअल में वो उन पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि जो प्रेसिडेंट है वो सिंबॉलिक हेड ऑफ द स्टेट है, जो कि क्या करते हैं, अपनी कंट्री को डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं। बट जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर क्या है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। तो फिर से एक बार अच्छे से समझ लो, हेड ऑफ द स्टेट वो होते हैं जिनके पास नॉमिनल पावर्स या फिर नेम सेक पावर्स होती है, ठीक है, मतलब नाम की पावर से कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारी पावर्स ग्रांट तो कर रखी है बट आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। केवल जैसे होता है ना कि इंडिया में भी अगर अपन देखेंगे तो जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके पास केवल नेम सेक पावर है कि किसी भी चीज को अप्रूव करना है तो उसमें सिग्नेचर की, तो ये मेनली पावर्स है। बट एक्चुअल पावर्स किसके पास लाया करती है,
प्राइम मिनिस्टर के पास, कि कोई भी जो पावर है वो एक्सरसाइज करनी है तो वो किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास। तो यहाँ पर भी सेम वही है कि जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, एंड जो नेम सेक पावर्स है वो किसके पास है, वो प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं, जो भी मेजॉरिटी पार्टी होती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, उसके लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो अब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के अलावा और किस किस को अपॉइंट करते हैं, जस्टिस ऑफ नेपाल को अपॉइंट करते हैं, गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, या जितने भी एम्बेसडर्स होते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें भी अपॉइंट करते हैं, बट किसकी रिकमेंडेशन पे, गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पे अपॉइंट किया जाता है एम्बेसडर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिशियल्स को। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा कि प्रेसिडेंट के पास और क्या पावर्स है, तो अपॉइंट करने की पावर्स है, कि वो प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल को, गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस को, एम्बेसडर्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिशियल्स को, तो इन सबको अपॉइंट कर रहे हैं। तो अपॉइंटमेंट पावर्स है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल के पास, तो वो चीज हमने यहाँ पर बात करी। थर्ड पावर आती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, कि प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे जो प्रेसिडेंट है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को डिसॉल्व कर सकते हैं, तो वो चीज हमने यहाँ पर बात करी। नेक्स्ट आती है इमरजेंसी पावर्स। ठीक है, कि प्रेसिडेंट जो है एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वॉर्स हो रही है या फिर कोई एक्सटर्नल थ्रेट्स आ रहे हैं, कोई धमकियां आ रही है, ठीक है, बाहर से, बाहर वाली कंट्रीज से, या फिर कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो ऐसे में जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, बट किसकी रिकमेंडेशन पे, तो कैबिनेट की रिकमेंडेशन पे। ठीक है, और यहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर जो करी गई है उसे अप्रूव करा जाना चाहिए बाय द पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ, कि 1 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट को उस इमरजेंसी डिक्लेरेशन को अप्रूव भी करना होता है, तो वो चीज हमने यहाँ पर बात करी। नेक्स्ट पावर आती है दैट इज पार्डन एंड क्लेमेंसी। यहाँ की जो नेपाल के प्रेसिडेंट है उनके पास क्या पावर है, पार्डन्स ग्रांट करने की, सेंटेंसेस कम्यूट करने की एंड क्लेमेंसी देने की अंडर आर्टिकल 276 ऑफ द नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर क्या होता है, पार्डन ग्रांट करना, कम्यूट करना सेंटेंस को, या क्लेमेंसी देना, तो यहाँ पर इनका मीनिंग क्या होता है, हम इसको 1 बाय 1 समझते हैं। तो पार्डन्स ग्रांट करने का मतलब क्या होता है, तो पार्डन्स ग्रांट करने का मतलब क्या होता है कि एक इंसान ने जो भी क्राइम किया है, जो भी गुनाह किया है, उसे माफ कर देना, उनकी पनिशमेंट को रिमूव कर देना। तो ऐसा नहीं है कि हर केस में ऐसा होगा कि आपका क्राइम माफ कर दिया जाएगा, बट कुछ एक्सेप्शनल केस ऐसे होंगे जहां पर अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि पार्डन्स ग्रांट करनी चाहिए तो ऐसे में वो पार्डन ग्रांट कर सकते हैं। कम्यूट सेंटेंस का मतलब क्या होता है, किसी की पनिशमेंट जो कि बहुत लंबी है उसकी लेंथ को क्या कर देना, कम कर देना, कि सपोज पहले 20 साल की उसको इम्प्रिजनमेंट थी तो ऐसे में 10 साल कर देना। तो ये सब जो चीजें हैं ये प्रेसिडेंट केवल एक्सेप्शनल केस में करते हैं, उनकी मन मर्जी से नहीं कर सकते कि नहीं ये मेरा फेवरेट है तो मैंने उसको जो है पार्डन ग्रांट कर दी या कुछ भी। ठीक है, तो ऐसे में वो चीज नहीं हो सकती। कुछ एक्सेप्शनल केस जहां पर प्रेसिडेंट को लगता है दैट आई शुड ग्रांट पार्डन या फिर आई शुड कम्यूट सेंटेंस, तो ऐसे में वो कर सकते हैं। गिव क्लेमेंसी मतलब क्या होता है, मर्सी दिखाना, थोड़ी दया दिखाना, कि या तो माफ करके, किसी की पनिशमेंट माफ करके, या उस पनिशमेंट को कम करके। तो वो चीज यहाँ पर बोली कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, पार्डन ग्रांट कर सकते हैं, सेंटेंस कम्यूट कर सकते हैं, क्लेमेंसी दे सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट जो है अपनी अथॉरिटी का यूज कर सकते हैं मर्सी दिखाने के लिए, दया दिखाने के लिए कुछ स्पेशल केसेस के अंदर, जो कि किसके ऊपर बेस्ड होंगे, फेयरनेस के ऊपर, ह्यूमैनिटेरियन रीजंस के ऊपर और जस्टिस के ऊपर। ऐसे में ये नहीं होना चाहिए कि अन्याय हो रहा है, नहीं, न्याय भी होना चाहिए, फेयर भी होना चाहिए वो डिसीजन, और ह्यूमैनिटेरियन रीजंस के ऊपर भी बेस्ड होना चाहिए वो डिसीजन। ठीक है, तो प्रेसिडेंट अपनी अथॉरिटी का यूज कर सकते हैं मर्सी शो करने के लिए, तो ये चीज हमने यहाँ पर बोली। तो आई होप आपको नेपाल की प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसेस, उनकी पावर्स एंड फंक्शंस, ये सब क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, उनकी क्या पावर्स एंड फंक्शंस है, तो वो सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, एंड फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स रहते हैं रिगार्डिंग एनी पॉइंट और एनी टॉपिक, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। एंड प्लीज अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगती है या थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगती है, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो ही आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करनी है, नहीं तो कोई बात नहीं।
एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज डू लेट मी नो ऑल योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मुझे बताइए मैं कहाँ लैग कर रही हूँ, मुझे कहाँ इंप्रूव करना चाहिए, या मैं कहाँ सही जा रही हूँ, क्या चीज मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए। सो ये सब चीजें मुझे आप बताएंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ सही जा रही हूँ, कहाँ गलत जा रही हूँ, एंड उसकी वजह से मैं अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव कर पाऊंगी। सो प्लीज डू लेट मी नो ऑल योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। सो या बाय बाय, टेक केयर।